नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और BHDLA 136 में आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे भली बात ही जानते ही हैं। तो आज की इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, ये पार्ट 1 आपका होगा। इसकी एक और क्लासेस आपकी आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके फंसेंगे। तो आप देखना यहाँ पर पहली चीज तो ये कि हिंदी भाषा का कौन सा कौशल की बात यहाँ पर होगी, लेखन कौशल की बात होगी। क्योंकि आपको पता है भाषा के टोटल कितने कौशल होते हैं, भाषा के टोटल 4 कौशल होते हैं जिन्हें हम LSRW इससे डिनोट करते हैं नॉर्मली। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पठन और राइटिंग यानी लेखन। तो लेखन कौशल की हम बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट कौशल ये नॉर्मली इसका होता है भाषा का, और ये कॉन्सेप्ट क्लास है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट तार्किक लेखन की प्रक्रिया। आपको यहाँ पर क्या बतानी है, तार्किक लेखन की प्रक्रिया बतानी है। लॉजिकल राइटिंग जो आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तार्किक लेखन कैसे लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। चलो, तार्किक लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो 3 वर्ड हमें यहाँ पर याद रखने हैं। विचारों को कैसे लिखा जाए, स्पष्ट लिखा जाए, संक्षिप्त लिखा जाए और क्रमबद्ध रूप में लिखा जाए। समझ में आया? स्पष्ट मतलब जो समझ में आए, संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखा जाए, और विचारों को कैसे लिखा जाए, सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए। यानी पहले एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार। अगर इस तरीके से चीजों को लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं तार्किक लेखन। जिससे क्या होगा, अभ्यास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। याद रखिए, तार्किक लेखन ऐसा नहीं है कि तुमने अभी पढ़ना शुरू किया और डायरेक्ट आपकी लेखन शैली तार्किक हो जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेन। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो अनुभव मिलेगा वक्त के साथ, उससे आपका लेखन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तार्किक हो जाएगा। वरना तार्किक लेखन अपने आप में एक बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि तार्किक लेखन कोई भी लिख सकता है, स्पष्ट, संक्षिप्त और क्रमबद्ध तो लिखना है, लेकिन तार्किक लेखन इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच के चल रहे हैं। इसके अलावा तार्किक लेखन की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, विषय का चयन। कोई भी लेखन लिखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। आप किस विषय पर क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना होगा। अब मैंने आपसे कहा एक तार्किक लेखन लिखो होली पर, है ना। अब होली का दिन है तो हैप्पी होली सभी को। चलो कल हम वैसे भी देंगे अलग क्लास लेके, होली की शुभकामनाएं आपको। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे कहा होली विषय पर आपको क्या लिखना है, तार्किक लेखन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे होली विषय पर तार्किक लेखन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके विषय का चयन करना होगा। विषय का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है समय, रुचि, ज्ञान और पाठकों की आवश्यकता। अब देखो, समय भी होली का चल रहा है, रुचि भी है होली में हमारी, ज्ञान भी है होली का हमें, और पाठकों की आवश्यकता भी यही है कि वो जानना चाहते हैं हमसे होली के बारे में। तो ये एक अच्छा विषय हो गया होली, है ना। इसके अलावा शोध, शोध मतलब रिसर्च। अब उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस विषय को आपने चुना है उस विषय के बारे में आपको एक पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। उस विषय के बारे में भाई जानना तो होगा आपको, सीधी सी बात है। अगर उसके बारे में आप आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी जानकारी 100% हो, लेकिन किसी भी विषय के बारे में 100% जानने में पूरी उम्र निकल जाएगी। बेहतर यह है कि आपकी जितनी परसेंट जानकारी है उसको ऐड करते चलिए, आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठा कीजिए और उस जानकारी के बेस पर आप क्या कीजिए, अपना तार्किक लेखन स्टार्ट कीजिए। तो 2 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। पहले विषय का चयन करना है हमें, फिर क्या करना है, शोध करना है, रिसर्च करनी है उसी विषय के बारे में। कहानी समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे क्या है, रूपरेखा तैयार करना। तार्किक लेखन लिखने से पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है। जैसे सामान्यतः हम इंग्लिश में क्या लिखते थे, 11th-12th क्लास में हम सामान्यतः क्या लिखते थे, नोटिस लिखते थे। तो नोटिस के सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता था, फॉर्मेट सिखाया जाता था कि डेट कहाँ पर होगा, नाम कहाँ पर होगा, वगैरह वगैरह। तो जितनी भी चीजें हैं तार्किक लेखन में, उनमें एक बात हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है आप बताओ? हमें यहाँ पर एक बात क्या याद रखनी है, केवल इतनी सी रखनी है कि रूपरेखा ऐसी हो जिसमें क्रमबद्ध तरीके से चीजें प्रस्तुत की जानी हो। कैसे क्रमबद्ध तरीके से चीजें क्या हो, प्रेजेंट हो। लेखन, लेखन की बात करते हैं, फिर डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ से लेखन स्टार्ट किया, लेखन में आपकी सामग्री कैसी हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और क्रमबद्ध हो, तभी तो तार्किक लेखन बनेगा ये। लेखन में भाषा आपकी कैसी हो, उचित हो, और व्याकरण का प्रयोग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो शब्द हैं वो क्या हो, सही हो, है ना। क्योंकि हम बहुत सी मात्राएं गलत लिखते हैं, शब्दावली सही हो, वर्तनी की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। आप कहेंगे वर्तनी क्या होता है सर? वर्तनी मतलब लेखन विज्ञान। वर्तनी जो है आपका लेखन विज्ञान है, या फिर व्याकरण संबंधी अगर आपकी कोई भी त्रुटियां हैं तो वर्तनी उसे क्या करती है, दूर करती है। तो वर्तनी की शुद्धता होनी जरूरी है। और फिर आता संशोधन। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हमें उसमें क्या करना होता है दोस्तों, फिर हमें उसमें क्या करना होता है, बदलाव करना होता है। तो ये कुछ
5 स्टेप हैं जिसमें क्या लिखा जाता है, आपका तार्किक लेखन को लिखा जाता है। यही वो 5 स्टेप है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने तार्किक लेखन को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद की भाषा, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे हमने क्या किया, आजकल हम देखोगे आपने एक शब्द सुना होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि साउथ की मूवी बहुत ज्यादा हिट हो रही है, लेकिन हम उसे किस में देखते हैं, डब्ड देखते हैं। हम कहते हैं डब्ड हिंदी। डब्ड मतलब जब हम एक भाषा का रूपांतरण दूसरी भाषा में कर देते हैं, है ना। हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा की जो साउथ की फिल्में होती है ना, हम हिंदी में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम हिंदी समझ में आती है। ऐसी कुछ इंग्लिश की किताबों को हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कुछ हिंदी किताबों को हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो अनुवाद मतलब एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। तो अनुवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए, याद रखो, अनुवाद की भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम अनुवाद करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे पास कुछ हिंदी का मटेरियल है और मैंने आपसे कहा कि आपको इसे किस में चेंज करना है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। तो इंग्लिश तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, और हिंदी तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, और इंग्लिश हो जाएगी आपकी सेकंड लैंग्वेज। इसी सेकंड लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं, टारगेट भाषा कहते हैं, और इसी को आप अनुवाद की भाषा भी कहते हैं। अनुवाद की भाषा मतलब जिस भाषा में आपका अनुवाद होना है, ठीक है। तो अनुवाद की भाषा वह भाषा जिसमें मूल पाठ को अनुवादित किया गया, यानी अनुवादित वाली जो भाषा है, मेन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा बन जाएगी। अनुवाद की भाषा का चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना है। पाठक का लक्ष्य, हमें यह देखना पाठक किस भाषा में पढ़ने में सक्षम है, अपनी भाषा को पढ़ने में सक्षम है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं चैनल पर जो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हमसे मांगते हैं, है ना। तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही तो पढ़ाना है, बस इतना सा ही तो फर्क है। कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होंगे, बस हिंदी भाषा को इंग्लिश में पढ़ाना है। हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पाठकों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस भाषा में अच्छे से चीजों को समझते हैं। दूसरा हमें याद रखना होगा पाठक का ज्ञान, हमें यह भी देखना होगा कि पाठक को किस भाषा की नॉलेज बेहतर है। हम अनुवाद की भाषा को कोशिश ये करेंगे कि अगर हम इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो सरल और स्पष्ट भाषा का हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके लिए। साथ साथ पाठ का प्रकार, और ये भी हमें देखना होगा कि किस तरीके का पाठ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने सुने होंगे कुछ साउथ के गाने हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते क्योंकि उनका अनुवाद या फिर डबिंग सही से नहीं हुई होती, है ना। तो पाठ का प्रकार आपको देखना पड़ेगा कि पाठ को अगर हम दूसरी भाषा में बदल रहे हैं तो उसका मूल स्वरूप ना बदले, पाठ वैसा का ज्यों का त्यों बना रहे। कहानी समझ में आई आपको, बिल्कुल तसल्ली में मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा है और हिंदी कहती है सहजता होनी जरूरी है स्वभाव में, है ना। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी औपचारिक व्यक्ति को औपचारिक क्षेत्र के अंदर कोई पत्र अगर लिखा जाता है तो वो ऑफिशियल लेटर या एक फॉर्मल लेटर आपका कहलाता है। औपचारिक पत्र मतलब जहां पर आप औपचारिकता निभा रहे हो, जैसे मैंने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, कॉलेज के स्टूडेंट अपने डायरेक्टर या डीन को लेटर लिखा, है ना, ऑफिस के अंदर हमने अपने बॉस को लेटर लिखा। तो जितनी भी ऑफिशियल जगह होती है जहां पर हम फॉर्मल बिहेव करते हैं, औपचारिक बिहेव करते हैं, औपचारिक व्यवहार करते हैं, वहां पर औपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो याद रखिए ये पत्र आमतौर पर किसको लिखा जाता है, किसी उच्च अधिकारी को लिखा जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसे आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। वे आमतौर पर औपचारिक होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। उनमें एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे कि नौकरी के लिए आवेदन करना, आम भाषा में आप इसे कह सकते हैं जॉब लेटर। जब हम जॉब लेटर लिखते हैं तो कौन सा पत्र होता है दोस्तों, औपचारिक पत्र। कोई कंप्लेन लेटर हम लिखते हैं, शिकायत दर्ज करना, या कोई हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, वो सब कैसे होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र आमतौर पर किसको लिखे जाते हैं, दोस्तों को, परिवार को और अन्य परिचितों को, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिनसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं और सलाम भाई क्या हाल है, ठीक है। तो अगर उनको लेटर लिख रहे हैं तो दैट इज अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि फॉर्मेट पेपर में आपसे कई बार पूछा जाता है, प्रारूप पे क्वेश्चन आता है। तो ये प्रारूप किसका है, यह है आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप, है ना। ये किसका है, आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप, क्या कहेंगे आप इसे, औपचारिक पत्र का प्रारूप। समझ में आई कहानी। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं औपचारिक पत्र में पूरा एक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी लिख दिया। तो इस तरीके का लेटर आपने कई बार देखा भी होगा। तो कैसे स्टार्ट होता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल, रामनगर, दिल्ली, ठीक है। विषय क्या है, बहन की शादी में जाना है ना। अवकाश प्रदान करने हेतु क्या करना है, प्रार्थना पत्र है हमारा, विषय लिख दिया, महोदय लिख दिया, पूरे डिस्क्रिप्शन लिख दी। अंत है आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य है, नाम हो गया, कक्षा होगी, रोल नंबर होगी, दिनांक होगी। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मल लेटर है जिसे हम कहते हैं लीव लेटर, है ना। हम क्या कहते हैं, लीव एप्लीकेशन भी हम इसे कहते हैं। ये एक लेटर नहीं है, ये है एप्लीकेशन,
है ना, ये क्या है, एक एप्लीकेशन लेटर है, लीव एप्लीकेशन लेटर आप इसे कह सकते हैं, अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र आप इसे कह सकते हैं, पर ये भी तो है एक पत्र ही, तो कौन सा पत्र है, ये आपका औपचारिक पत्र है दोस्तों, इसे आप पेपर में नॉर्मली बनाकर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। फिर आता है आपका अनौपचारिक पत्र। अब देखो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये कौन सा पत्र है, आप हेडिंग बना लेंगे, ये है आपका अनौपचारिक पत्र। क्या खास बात होती है अनौपचारिक पत्र की, इसमें शुरू में आपको देखने के लिए मिलेगा पता, पता किसका, जिसको भेज रहे हैं, है ना, जिसके पास ये लेटर जाएगा उसका पता, फिर हम डेट डालेंगे इस तरीके से, कभी भी डेट ऐसे नहीं डालते कि 18/6/2020 डाल दिया, नहीं, 6 नहीं 18 जून 2020। प्रिय प्रीति, क्या लिख दिया, प्रिय प्रीति, आप कैसी हैं। अब इसमें कोई हमें कोई वो नहीं लिखना होता कि हम इसमें विषय लिख रहे हैं ना, कि मोहब्बत के लिए पत्र, आपने यहाँ पे हेडिंग बना दी विषय, विषय बना दिया, है ना, कि मोहब्बत के लिए अपनी सेटिंग को पत्र, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, पूरा विषय लिख दिया। तो ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्ट अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो डायरेक्ट कहा प्रीति से, क्या कहा गया कि आप कैसी हैं, आपके परिवार में बाकी सदस्य कैसे हैं, वह मौसम कैसा है ना, मैं आशा करती हूँ कि तुम सब अच्छे होंगे, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं उसी फॉर्मेट में पूरा लेटर यहाँ से यहाँ तक लिखा जाता है ना। इसके अलावा आप अपना ध्यान रखें, प्यार से किसने भेजा, रवि ने, रवि ने किसको भेजा है, प्रीति को भेजा है। तो ये तरीका है, इसमें फॉर्मेट नहीं होता नॉर्मली, यही इसका फॉर्मेट होता है, इसे आप ध्यान से देख लेना। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आराम से बैठ के पढ़ लेना। समझ में आई कहानी आपको। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें हमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिख रही ना, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार समझने से पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि वाक्य क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो याद रखो, शब्दों का एक समूह, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जिसके माध्यम से कोई अर्थ निकाला जा सकता है या जिसका कोई अर्थ बन जाता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को विद मीनिंग। तो वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। इन दोनों के आधार पर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वाक्य के प्रकार। देखो, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कौन से होते हैं, सरल वाक्य, इसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है, इसमें क्या होती है, केवल एक मुख्य क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब क्या है, खाना, है ना, खाना, ये क्या है, काम है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या है, इसमें दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब दो सरल वाक्यों को मिलाकर बनाया जाए क्या आपका कोई नया सेंटेंस, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं खाना खाता हूं तो मुझे मजा आता है, तो मैं घूमने जाता हूं, मैं खाना खाता हूं तो मैं घूमने जाता हूं, तो मैं खाता हूं और मैं जाता हूं, दोनों को सेंटेंस को मिला के हमने क्या बनाया, एक संयुक्त वाक्य बनाया जिसमें दो क्रियाएं होंगी। मिश्र वाक्य, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है या एक से अधिक आश्रित क्रियाएं होती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा संयुक्त वाक्य, एक ही सेंटेंस पे अगर दूसरा सेंटेंस डिपेंड हो तो उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, पहले होते हैं विधानवाचक वाक्य, ये वाक्य कोई सूचना देते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक। निषेधवाचक वाक्य, जिनमें बात को नकारा जाए या जिनमें नहीं शब्द आए, नहीं ना जैसे शब्द आए जिसमें, उन्हें कहते हैं नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें कोई आदेश दिया जाए किसी को, जैसे पंखा चला दो, आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई भावना व्यक्त की जाए, कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाए, कोई खुशी व्यक्त की जाए, कोई दुख व्यक्त किया जाए, जैसे मैंने कहा हे भगवान, हे भगवान ये क्या हुआ, है ना, हे भगवान ये क्या हुआ। तो आपने देखा ये जो हे भगवान शब्द है, ये विस्मयादिबोधक शब्द है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसे हम कहते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगता है, इस तरीके का आपने देखा होगा। तो इसमें दुख प्रकट किया गया, हे भगवान ये क्या हो गया, तो ये क्या है, एक विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब आप कहेंगे सर आपने बहुत रैपिड में एग्जाम्पल बता दिए, काश ये एग्जाम्पल लिखे होते। आपके मन में आई होगी ना एक बार बात कि सारे एग्जाम्पल अगर लिखे होते तो हमें मजा आ जाता, वाक्य के प्रकार हमें क्लियर हो जाते। तो चलो एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, मैंने खाना खाया, केवल एक क्रिया, ये क्या है, ये तो है आपको पता है, तो संज्ञा है भाई, है ना, ये क्या है, संज्ञा है। लेकिन खाया ये क्या है, क्रिया, तो एक क्रिया जिसमें हो, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है, मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया, तो इसे संयुक्त वाक्य को किससे जोड़ा गया है, आप कह सकते हैं इन्हें जोड़ा गया आपके संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। कौन से शब्द से, संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। और क्या है, एक संयोजक शब्द भी है, साथ साथ और क्या होता है, अपने आप में एक अव्यय शब्द भी होता है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो संयुक्त वाक्य मैंने खाना खाया और फिर सो गया, दो काम है, एक तो खाना और एक सो जाना, दो मुख्य क्रियाएं अगर होंगी संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य की खास बात क्या है, एक मेन वर्ब होगी और दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पर डिपेंड होगा, इसलिए से क्या कहते हैं मिश्र वाक्य हम कहते हैं। देखो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मेन काम क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, इसलिए तो फोन फोन बज उठा। अब फोन बज उठा इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो फोन बज उठा, तुम्हें कुछ समझ में आया? अगर मैं इस सेंटेंस को छुपा लूं और केवल इतना बोलूं तो फोन बज उठा, तो आधा मीनिंग निकलेगा। जब तक इसका मीनिंग पूरा कब तक नहीं होगा, जब तक ये वाला सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। तो जब एक आश्रित वाक्य हो, जब सेंटेंस में क्या हो, एक तो आश्रित वाक्य हो और एक मेन वाक्य हो, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य हम कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं विधानवाचक की। आज मौसम अच्छा है, एक क्रिया जिसमें होगी, है ना, कोई सूचना दी जाएगी, यहाँ पर सूचना दी गई है, मौसम अच्छा है, मैंने सूचना दे दी, पेपर आ रहे हैं सूचना दे दी, है ना, पढ़ाई कर लो सूचना दे दी। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य है, मैं आज नहीं आऊंगा, निषेधवाचक नेगेटिव बात जिसमें हो, आजकल सबसे ज्यादा करते हैं, है ना, इन मामलों में थोड़ा सा किससे दूर रहना, आपको अपने प्रेमी से दूर रहना है, अपनी प्रेमिका से दूर रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं समाज में लोग। मैं आज नहीं आऊंगा, आप मिलने के लिए खड़े हो रेड लाइट पे, है ना, और वो फ्लैश लाइट जला के घर में सामान ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है और उसने फोन करके आपको कह दिया कि मैं मिलने नहीं आऊंगा या मैं मिलने नहीं आऊंगी, निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें कोई भी WH फैमिली वर्ड आए, तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों की, है ना, तुम मुझसे मिलने कैसे आओगी, ये सब चीजें क्या है आपके प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, दरवाजा बंद कर दो, है ना, उसके बाद आपको जो भी करना है करते रहना, फिलहाल क्या आपको क्या करना है, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, उसे एक ऑर्डर दिया है, दरवाजा बंद कर दो, सीधे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, है ना, पीछे मुड़ जाओ, सब क्या है आपके, क्या है, ये सब इंग्लिश में कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और वैसे आपके क्या आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मयादिबोधक वाक्य की खास बात क्या होती है, इसमें विस्मयादिबोधक शब्द आएगा और साथ साथ इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है, ये वाला। तो देखो यह कितना सुंदर है, तो ये कौन सी भावना हमने दिखाई है, आश्चर्य की भावना दिखाई है यहाँ पर, जिसमें कोई भावना दिखाई जाए, कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य। मजा आया इस क्लास में? तो चलो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आज के लिए केवल इतने, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारी सी कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।